हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरएएस प्री 2021 में सिलेक्शन के लिए हम क्या क्या पढ़े और किस तरह से पढ़े। अब एग्ज़ाम में 30 दिन ही बचे हैं, तो 30 दिन की जो रणनीति है वो हमारी क्या रहे, कौन कौन से टॉपिक जो है वो पढ़े जाएँ और कौन कौन से टॉपिक जो है वो स्किप करें। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि राजस्थान की 2018 की प्री की जो कट ऑफ है वो किस पेज पे रही, यानी कौन से पार्ट से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आए, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि राजस्थान के किस एरिया से कितने प्रश्न आए, तो राजस्थान के कंप्लीट एरिया से जो है वो 52 क्वेश्चन जो आए, यानी राजस्थान का एक बहुत बड़ा रोल है। तो राजस्थान जीके को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, चाहे राजस्थान की हिस्ट्री हो, चाहे राजस्थान की इकोनॉमी हो, चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी हो, चाहे राजस्थान की साइंस हो, ठीक है, चाहे राजस्थान की पॉलिटी हो, कोई भी हो राजस्थान को तो आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि 52 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान से पूछ जाते हैं। तो ये सारे ही जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो अगर राजस्थान में भी हम सेक्शन वाइज बात करें, तो राजस्थान की इकोनॉमिक जो है, ठीक है, इकोनॉमी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो राजस्थान का इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक सर्वे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि 12 से 13 क्वेश्चन और कई बार तो 15 से 20 क्वेश्चन भी जो है इकोनॉमिक सर्वे से पूछ लिए जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स को तो आप काफ़ी पढ़ना है और इकोनॉमिक सर्वे को तो आपको रटी देना है। उसके अलावा पॉलिटी जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल है, 9 क्वेश्चन, कई बार 10 से 15 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ज्योग्राफी से 13 क्वेश्चन जो है 2018 में पूछे गए थे, तो ज्योग्राफी का रेशियो भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसी तरह हिस्ट्री से 7 और कला संस्कृति से 8 और करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो आपको जो है राजस्थान जीके पर तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना ही करना है, ओके। अब हम बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड के जीके की, ठीक है। तो भारत का इतिहास जो है उससे जो है 10 प्रश्न पूछे गए हैं। तो और 10 में भी जो है, अगर आप जो प्राचीन इतिहास है, ठीक है, मिडवेल मध्यकाल और प्राचीन काल को छोड़ भी तो केवल आधुनिक काल जो है उसी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आधुनिक काल पर आप ज़्यादा फोकस होकर पढ़ें। भूगोल जो है उससे 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर किसी को भूगोल जो है सब्जेक्ट से काफ़ी प्रॉब्लम आती है, या फिर जो स्किप भी कर देंगे तो मतलब चल जाएगा, क्योंकि 8 से 10 प्रश्न जो है भूगोल से पूछे जाते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, आप उसको रिवाइज करें और अपना स्ट्रॉन्ग करें। भारत की पॉलिटी जो है, पॉलिटी 16 क्वेश्चन, पॉलिटी को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, पॉलिटी को आप जरूर पढ़ के जाएं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनको पढ़ा जाए, और जो टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है उसको स्किप कर दीजिए, उसका बर्डन मत लीजिए कि ये टॉपिक मैं कहाँ से पढ़ूँ, कहाँ से नहीं पढ़ूँ। जो टॉपिक आपको मिल रहा है पहले उसको जो है आप स्ट्रॉन्ग करिए, ओके। और इकोनॉमिक्स से जो है वो इंडियन इकोनॉमी से 8 प्रश्न पूछे गए थे 2018 में। साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी है उससे 19 प्रश्न। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो है उनको जो है काफ़ी दिक्कत आती है कि साइंस एंड टेक जो है हम कहाँ से पढ़े, कैसे तैयार करें। तो वो जो है क्या करें, साइंस एंड टेक का जो करंट बेस है उसको बेस बनाकर पढ़े, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जो इनको ईजी लगते हैं उनको पढ़े, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि 19 से 20 क्वेश्चन जो है वो इससे पूछे जाते हैं, साइंस को मिला के और टेक्नोलॉजी दोनों को मिलाकर। इसी तरह मैथ्स एंड रीजनिंग जो है उससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स जो है वैसे तो हर स्टूडेंट्स के लिए इजी नहीं होती है, लेकिन आर्ट्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी टफ हो जाती है। लेकिन आजकल आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी जो है मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और मैथ्स में काफ़ी अच्छे नंबर ला रहे हैं। तो अगर जिसको मैथ्स से फोबिया है वो मैथ्स को स्किप कर सकता है, ठीक है। जो टॉपिक उसको इजी लग रहा है वो तो कर सकता है, लेकिन जो रीजनिंग है, रीजनिंग तो आई थिंक सभी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आर्ट्स और वो कुछ नहीं कर सकता। तो रीजनिंग जो है उसको आप जो है आर्ट्स वाले स्टूडेंट फोकस करें, और अदर स्टूडेंट तो जैसे है मैथ्स रीजनिंग पर फोकस करेंगे ही। तो ये जो है आप फोकस करें। इसके अलावा करंट जो है उसको भी आप थोड़ा पढ़ लीजिए। करंट आप पढ़ लीजिए, लगभग 1 साल का करंट पढ़ लीजिए, और अगर आपने 1 साल का करंट रिवाइज नहीं करा है तो आप 6 मंथ का तो एटलीस्ट पढ़ ही लीजिए जीके, ओके। तो टोटल जो है 97% जो है वो इंडिया और वर्ल्ड से जो है पूछे गए। तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चन जो 2018 में पूछे गए। तो 2018 की बात करें तो कट ऑफ जो है वो 76.06 गई थी, ओके। लेकिन ओबीसी जनरल मेल की गई थी ये। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो 99 कट ऑफ जो है वो गई थी, लगभग 100 के बराबर ही कट ऑफ जो है चली गई थी। लेकिन बाद में इसको जो है चेंज करके 76 पर ला दिया गया था, या क्योंकि ओबीसी कट ऑफ जो है वो जनरल से ज़्यादा चली गई थी, इसलिए 76 जो है कट ऑफ गई। लेकिन एक सेफर साइड रख के अगर हम देखें तो लगभग 100 मार्क्स जो है वो आपके आने चाहिए, यानी आपके लगभग 150 में से जो है
70 से 75 क्वेश्चन जो है वो सही होने चाहिए। अगर 2018 की बात करें तो 2018 में 58 से 60 क्वेश्चन जो सही कर आया था उसका सिलेक्शन जो है वो कंफर्म हो गया था। लेकिन अभी कंपटीशन क्या है, टफ हो गया है। फॉर्म आई थिंक एग्ज़ाम फॉर्म भी जो है वो 6 लाख से ऊपर ही भरे गए हैं। तो मतलब कंपटीशन जो है बहुत हाई रहने वाला है। इसलिए जो है आप ये टारगेट करिए कि आपको 100 मार्क्स तो कम से कम गेन करने ही करने हैं और 70 से 75 क्वेश्चन जो है वो सही करने हैं। तो आप क्या हो जाएंगे, मेंस के लिए जो है वो क्वालिफाइंग के लिए सेफर साइड जो है वो एक रख पाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं टॉपिक वाइज कि कौन से टॉपिक से हम क्या क्या पढ़ें और कौन से टॉपिक को हम स्किप करें। तो फर्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत की। इसमें हम बात करें राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल, पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और कांस्य युग। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसमें आप जो है वो जो सभ्यताएं जो दी हुई है हमारी मेन सभ्यता जो है उनको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, अब इसमें गुहिल है, प्रतिहार है, चौहान है, परमार है, राठौड़ है, सिसोदिया और कच्छावा है। इसमें आप डिटेल में नहीं जाकर सांगा को पढ़ लीजिए, कुंभा को पढ़ लीजिए, प्रताप को पढ़ लीजिए, मालदेव को पढ़ लीजिए, मान सिंह, राय सिंह। ठीक है, इनमें से इन शासकों को आप महत्वपूर्ण शासकों और उनकी उपलब्धियों पढ़ लेंगे। ठीक है, अकबर का किस किस के साथ युद्ध हुआ, औरंगजेब का किस रिलेशन, तो ये सब आप जो है एक बार थोड़ा पढ़ लेंगे, उसका रिलेशन बनाते हुए जो है आप करें। इसके अलावा कौन सा युद्ध जो कब हुआ, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, स्पाइबा का युद्ध कब हुआ, ये कुछ युद्ध जो है वो भी आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि सुमेलित करने में जो है ये भी प्रश्न जो है वो पूछ ली जाते हैं। इसके अलावा मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, इसको भी पढ़ना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे भी कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछ जाते हैं। क्योंकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की हिस्ट्री तो वैसे भी इंपॉर्टेंट ही है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। आधुनिक राजस्थान का उदय, ठीक है, आधुनिक राजस्थान में हम क्या पढ़ लेंगे, जैसे समाचार पत्र हो गए कि कौन समाचार पत्र कब निकला, कौन इसका लेखक था, कौन इसका कंपोजर था, ठीक है, संपादक कौन था, ये सब जो है इसके बारे में पढ़ लेंगे। इसके अलावा जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन जो है इनको भी आपको देखना है। इसके अलावा प्रजामंडल आंदोलन जो है उसमें मेन पढ़ लेंगे और राजस्थान का एकीकरण जो है वो पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चले राजस्थान की वास्तु परंपरा, मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलरी संरचनाएं, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ और हस्तशिल्प। ठीक है, मंदिर, किले, महल, अगर क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, किले भी बहुत सारे, महल भी, इसमें आप किले जो हैं इनको जो है वो थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके अलावा मानव निर्मित जितनी भी जलीय संरचनाएं हैं इनको भी थोड़ा पढ़ लीजिए। और चित्रकला की जो विभिन्न शैलियाँ हैं इनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि चित्रकला से जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो चित्रकला पर भी आप थोड़ा फोकस रहिएगा। किले, जलीय संरचनाएं और चित्रकला, हस्तशिल्प को आप थोड़ा छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक आइडिया से क्वेश्चन आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करें प्रदर्शन कला, परफॉर्मिंग जो आर्ट है, ये टॉपिक अभी नया ही जुड़ा है, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुई है प्री की उसमें टॉपिक नहीं था, तो संभावना है कि इससे क्वेश्चन जो है बने। तो आपको शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, इस पर तो फोकस रहना ही है। इसके अलावा जो लोक संगीत, लोक वाद्य जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, लोक वाद्य, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य नया जुड़ा है तो संभावना है कि एक क्वेश्चन इससे जरूर बने। नेक्स्ट हम बात करें भाषा एवं साहित्य। भाषा एवं साहित्य में राजस्थान की जो भाषा की जो बोलियां हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी जो इसकी उपबोलियां होती है उस पर क्वेश्चन बन जाता है। तो तोरावटी हो गई, जैसे शेखावटी की कौन सी होगी, मेवाड़ की कौन कौन सी बोलियां हैं, उपबोलियां हैं, तो उपबोलियां का जो टाइप है वो आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। ओके, और उसके अलावा जो राजस्थान का जो भाषा का साहित्य है उसमें कौन से लेखक ने कौन सी बुक लिखी है, ठीक है, थोड़ा इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन। धार्मिक समुदाय, राजस्थान में संत और संप्रदाय। धार्मिक समुदाय को छोड़ भी दे तो आप संत और संप्रदाय जो है, राजस्थान के जो संत है, संप्रदाय है, उनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान में सामाजिक जीवन, मेले एवं त्यौहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा एवं आभूषण। एक इसमें वेशभूषा और आभूषण जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, तो वेशभूषा आभूषण को भी आप जो है वो कर लीजिएगा अच्छे से। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जो है उसमें मेन व्यक्तित्व है, इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से राजस्थान का जीके जो है आपको कवर करते जाना है। जो टॉपिक जो है आपको अच्छे से आ रहा है उसको आप रिवाइज करिए, क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही जो है आपको एग्जाम में रिकॉल में क्या होगी, हेल्प होगी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं भारत के इतिहास पर। अब भारत के इतिहास की हम बात करें तो इसमें हम प्राचीन और मध्यकाल को थोड़ा स्किप कर सकते हैं। उसमें हम केवल एक तो आजीवक, बौद्ध और जैन, जो नया टॉपिक जुड़ा है, आजीवक, बौद्ध और जैन, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं।
इसके अलावा महत्वपूर्ण शासक जो है इसमें चाहे मौर्य का हो, कुषाण का हो, सातवाहन, जितने भी ये वंश दिए गए हैं उसमें महत्वपूर्ण एक दो शासक जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं, उनको आप पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि मौर्य में आप पूरा घुसे जा रहे हैं, कुषाण में भी घुसे जा रहे हैं, सारे जो वंश में जो आप घुसे जा रहे हैं, काफ़ी टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन बनता है, वो भी हो सकता है कि नहीं भी बने, तो आप इसको ज़्यादा मतलब डिटेल में ना जाए। फिर है प्राचीन भारत में कला एवं वास्तु। प्राचीन भारत में कला एवं वास्तु, ठीक है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं डायरेक्ट सल्तनत काल में। सल्तनत काल में जो है महत्वपूर्ण जो शासक रहे हैं उनकी उपलब्धियां थोड़ी थोड़ी जान लीजिए कि किसने क्या क्या किया है। विजयनगर सांस्कृतिक उपलब्धियां, अब विजयनगर को आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि दोनों टॉपिक जो है वो नए जुड़े हैं। तो नए क्या जुड़े हैं मतलब इसको अलग से लिख दिया गया है, हो सकता है पहले से इंक्लूड था लेकिन अभी क्या है इसको अलग से हाईलाइट कर दिया गया है। तो विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। मुगल काल को भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि सुलह, अफगान, राजपूत, दक्कनी, इन पर अगर आप फोकस रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऊपर से क्वेश्चन जो है वो कम ही बनेगा। 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, तो देख सकते हैं कि आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लगभग पूरे इंडियन हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन बनते हैं, ओके। और इस जो हम प्राचीन मध्यकाल में तो 4 या 5 क्वेश्चन या कई बार 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। मध्यकाल में कला एवं वास्तु, चित्रकला एवं संगीत का विकास, ठीक है, इसमें भी काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। भक्ति और सूफी आंदोलन जो है छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, तो इसको आप पढ़ के जाइएगा। भक्ति, सूफी, आजीवक, बौद्ध, जैन, ये पाँचों तो आप जरूर ही पढ़ के जाइएगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करें आधुनिक काल। आधुनिक काल में प्रारंभिक 19वीं शताब्दी से 1964 तक का पूछा गया है। तो आधुनिक काल तो है आपको पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि आधुनिक काल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो ऐसे होता है कि प्राचीन काल और मध्यकाल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और कंप्लीट 9 या 10 क्वेश्चन जो है वो आधुनिक काल से पूछे जाते हैं। तो इसमें भी आप क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे आप आधुनिक भारत का विकास जो हुआ है, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ है। 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए हैं वो विभिन्न नेता और संस्थाएं कौन कौन सी है, ठीक है, जैसे सत्यशोधक समाज किसका हो गया, ठीक है, ये जो बहुत सारी संस्थाएं जो बनी हुई है उनके बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि मिलान करते टाइम ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। इसके अलावा स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विभिन्न अवस्थाएं जो है, धाराएं हैं जो महत्वपूर्ण योगदान करता है, ठीक है, उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अब ये टॉपिक जो है वो नया जोड़ा गया है, स्वतंत्रता के बाद जो राष्ट्र का निर्माण हुआ, जिसमें राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्कृतिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, ये नया जोड़ा गया है। तो संभावना है कि इससे भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाए, तो इसको भी आपको थोड़ा पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हम बात करें विश्व एवं भारत के भूगोल के बारे में। विश्व एवं भारत के भूगोल में अगर हम बात करें तो भूगोल से जो है कि 8 क्वेश्चन जो है इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। विश्व, भारत और विश्व के मिला के केवल 8 टोटल 8 क्वेश्चन जो है वो लगभग पूछे जाते हैं। 8 से 10 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि पिछली बार 2018 में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस बार हो सकता है 8 से 10, 1-2 क्वेश्चन का ऊपर नीचे जो है वो चलता है। तो अब इसमें विश्व में बात करें तो पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, ठीक है, इनको आप जो है स्किप कर सकते हैं, ओके। अब इसमें अगर हम विश्व के भूगोल में बात करें तो आप क्या क्या नदी और झीलें पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछता है कई बार, और प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, ये 3 टॉपिक जो है आपको अच्छे से क्लियर करने हैं, क्योंकि पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल जो है काफ़ी लेंदी टॉपिक है, आपको टाइम भी बहुत लगेगा। अगर आपका टाइम कम है तो आप इनको स्किप करते हुए केवल नदी, झीलें और औद्योगिक प्रदेश और जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जो है पढ़नी है। और उसके अलावा अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और आपके टॉपिक जो आपने पढ़ लिए हैं तो आप इनका रिविज़न जो है ज़रूर करके जाएँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत के भूगोल में, तो भारत के भूगोल में हम बात करें पर्वत, पठार, मैदान तो पढ़ने ही है आपको, मानसून तंत्र और वर्षा का वितरण पढ़ना है, नदियाँ, झीलें पढ़नी है। इसके अलावा खनिज जो है वो जरूर पढ़ के जाएँ, ऊर्जा संसाधन पढ़ के जाएँ, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जो हैं ये पढ़ के जाएँ, क्योंकि भारत का भूगोल जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं बजाय विश्व ज्योग्राफी के। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान की भूगोल की। राजस्थान का भूगोल तो वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान की जीके से ही मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। राजस्थान के भूगोल से जो है लगभग 13 से 14 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे 2018 में। तो प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं, ठीक है, ये पढ़ना ही है। जलवायु की विशेषता पढ़नी है, नदी, झीलें सब पढ़नी है, प्राकृतिक वनस्पति मृदा पढ़नी ही है। इसके अलावा मैं एक बात बता दूं कि जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि, घनत्व, लिंगानुपात जो है ये पढ़ना है, और खनिज और धात्विक खनिज, इनको तो आपको जरूर ही पढ़ना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ऊर्जा संसाधन, ये 3 टॉपिक को तो आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर बार जो है जनसंख्या पर, खनिज पर और ऊर्जा संसाधनों पर क्वेश्चन जो है वो पूछा ही गया है। तो इन 3 टॉपिक को तो आपको जो है वो रिवाइज और बार बार पढ़ते रहना है। उसके अलावा बाकी के अदर टॉपिक जो है जैसे प्रमुख उद्योग हो गए, सिंचाई परियोजना हो गई, जल संरक्षण की तकनीकें हो गई, जैव विविधता हो गई, ये सब जो है पर्यटन स्थल जो है, जितने भी परिपथ बनाए गए हैं, ये सब आपको जो है वो पढ़ कर जाने हैं। लेकिन 3 टॉपिक जो है आपको जरूर ही पढ़ के जाने हैं।
नेक्स्ट हम बात करें भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, यानी जो इंडियन पॉलिटी है, वो इंडियन पॉलिटी जो है उससे लगभग जो है 16 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में। तो संभावना है कि इस बार भी 15 से 16 क्वेश्चन जो है पूछे जाए। तो पॉलिटी जो है उसमें आपको जो टॉपिक ईजी लगता है और जो समझ में आ रहा है उनको आप रिवाइज कर जाइए, क्योंकि पॉलिटी सारी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो पॉलिटी तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, चाहे गठबंधन सरकारी और राष्ट्रीय एकीकरण हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन हो, उच्चतम न्यायालय हो, इनको आप बस एक ससरा देख लीजिए कि किस तरह से नियुक्ति होती है। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग जो होता है उसका कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या होता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, नियुक्ति कैसे होती है, ये सब जो आप थोड़ा बेसिक चीज़ें जो हैं वो पढ़ लीजिए इनमें। नेक्स्ट है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। राजस्थान की पॉलिटी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 से 10 क्वेश्चन जो है वो इससे पूछ जाते हैं। तो पॉलिटी जो है उसमें भी आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है इसका। तो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, विधानसभा है, उच्च न्यायालय है, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं, इसको तो आप अच्छे से क्लियर करके जाएँ। इसके अलावा ये जो प्रशासनिक व्यवस्था और जो संस्थाएं जो है, ठीक है, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, राज्य मानवाधिकार आयोग हो, लोकायुक्त हो, राज्य निर्वाचन आयोग हो, राज्य सूचना आयोग हो, इनको जो है आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये 2 टॉपिक जो है प्रशासनिक व्यवस्था और संस्थाएं जो है, ये तो आपको अच्छे से तैयार कर देना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके अलावा विधानसभा जो है, विधानसभा से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। विधानसभा में ये हो गया कि कितनी महिलाएं जो है वो चुनी गई हैं, ठीक है, तो महिलाओं से रिलेटेड। इसके अलावा विधानसभा जो पहली जितनी भी विधानसभाएं हुई हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सांसदों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो विधानसभा पर भी आप थोड़ा फोकस रहिए और विधानसभा के क्वेश्चन जो है आप करंट बेस से लिंक करते हुए थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें इकोनॉमिक्स की। आर्थिक अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें इकोनॉमिक्स जो है, इंडियन की इकोनॉमिक्स से 8 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं भी जाता। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इकोनॉमिक्स को जो है वो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन के लिए अगर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो क्या है, वो सही नहीं रहेगा। इसमें बस आप ये पढ़ सकते हैं, जीएसटी को पढ़ लीजिए, लोकवित्त को पढ़ लीजिए, लेखांकन ये पढ़ लीजिए, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ जो है वो पढ़ के जाइए। राजकोषीय और मौद्रिक नीति इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स नया टॉपिक जोड़ा गया है, तो ई कॉमर्स को भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। इसके अलावा मुद्रास्फीति जो है ये भी पढ़ के जाइए। तो 3-4 टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ जाइए। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है गरीबी बेरोजगारी से लेकर, वो पढ़ लीजिए। मानव विकास सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक जो है वो, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, कितने देशों के लिए जारी किया जाता है, मानक कौन कौन से हैं, ये थोड़ा आप इसको भी देख लीजिएगा। ओके, तो ये जो है इस इकोनॉमिक्स में आप इतना भी पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान की इकोनॉमी। राजस्थान की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिलेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रोल इसका होता है। इसके लिए आप राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार रिवाइज़ करिए, उसका कोई भी टॉपिक जो है वो स्किप ना करें। कुछ समझ में नहीं आए तो यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जिस पर वीडियो बनाया हुआ है और क्वेश्चन भी जो है बहुत सारे डाले हुए हैं। इवन मैंने भी जो है अपने चैनल पर जो है राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से लेकर काफ़ी क्वेश्चन जो है वो डाले हैं, तो आप उनको जो है बार बार देखते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको इकोनॉमिक्स का तो सारा पढ़ना ही है, राजस्थान को तो कहीं छोड़ना भी नहीं है। इसमें कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हो गए। इकोनॉमिक्स सर्वे में आई थिंक सब कुछ कवर हो जाएगा। आधारभूत संरचना संसाधन, प्रमुख विकास परियोजनाएं और राजस्थान की जितनी भी कल्याणकारी, जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम है, चाहे एससी से रिलेटेड हो, एसटी से, पिछड़ा वर्ग, ठीक है, जितने भी वर्ग से रिलेटेड जो स्कीम्स है उनको आप अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा जो भी स्कीम नई लॉन्च हो रही है उसके बारे में आपको पढ़ना है कि स्कीम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन से वर्ग को जो है लाभ दे रही है, कौन से विभाग की जो है ये योजना है, ये सब जो है आपको देखनी है। योजना जो है वो कौन सी तारीख को प्रारंभ हुई है, कौन सी सन में प्रारंभ हुई है, कितने लोगों को जो है लाभ दे चुकी है, सब इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिल जाएगा। तो ये जो है आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है वो इससे लगभग 19 से 20 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब जो आर्ट्स के स्टूडेंट है हो सकता है उनके लिए टफ हो, ऐसा मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं कह रही हूँ। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो आर्ट्स में होते हुए भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को काफ़ी अच्छा कवर कर लेते हैं और काफ़ी डेडिकेशन से पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई स्टूडेंट्स जो है जिनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथ्स से क्या होता है, फोबिया होता है, तो वो इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कुछ टॉपिक तो ऐसे होंगे जिनको आप पढ़ सकते हो, तो जो मेन टॉपिक्स है आप कुछ टॉपिक जो है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप लूसेंट बुक जो आती है या फिर कोई भी जो अच्छी जो ऑथेंटिक गाइड आती है उससे भी आप थोड़ा कर सकते हैं। तो इससे कम से कम 19 में से आपके 5-7 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, तो आपको क्या हुआ, सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प होगी। तो इसको स्किप जो है वो बिल्कुल भी ना करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें, ठीक है। तो इसको तो आपको स्किप करना ही नहीं है, तो पढ़ना ही है।
तो उसमें दैनिक जीवन में साइंस के जो मूलभूत तत्व है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दैनिक जीवन में हम जितनी भी साइंस से रिलेटेड चीज़ें यूज़ करते हैं उस पर क्वेश्चन बन जाता है। जैसे एक बार माइक्रोवेव पर क्वेश्चन बन गया था, तो ऐसे क्वेश्चन जो है इसमें पूछ जाते हैं। इसके अलावा जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उस पर क्वेश्चन बन जाता है, बादल कैसे बनते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें जो है वो दैनिक जीवन में हम देखते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इस पर क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको आप देख लीजिए, रक्षा प्रौद्योगिकी, कौन कौन सी जो नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो मिसाइल्स वगैरह लॉन्च हो रही है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस में हम क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन से यान जो है, कौन कौन से उपग्रह जो है हम लॉन्च कर रहे हैं नए, कौन कौन सी उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो ये सब जो है आप देख लीजिएगा। नैनो प्रौद्योगिकी, ठीक है, नैनो प्रौद्योगिकी का जो लेवल जो है वो क्वेश्चन का दिन प्रतिदिन जो है वो आरपीएससी हाई करती जा रही है, तो ये जो है आप थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन इसको ज़्यादा डिटेल्स भी ना बढ़े। अगर जो क्वेश्चन आएगा वो आपको आ भी जाएगा और नहीं आएगा तो फिर वो नहीं आएगा। आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ये सब जो है नई टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है तीनों ही, तो इन तीनों को भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। आहार, पोषण, रक्त समूह है, आरएच कारक। अब इसमें मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वास्थ्य देखभाल हो गया, अब जैसे कोविड चल रहा है तो कोविड से रिलेटेड हो सकता है प्रश्न पूछ ले। इसके अलावा डेंगू हो गया, जितनी भी बीमारियां होती है, संक्रामक हो चाहे असंक्रामक हो, जितने भी जो रोग होते हैं उनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के परिवर्तन, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान में जो है कृषि पशुपालन जो है और वानिकी पशुपालन, इससे रिलेटेड, और जो 19वीं पशुगणना हुई है, ठीक है, अब तो 20वीं हो चुकी है, तो 20वीं पशुगणना जो है उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है पूछे जाएंगे कि कहाँ कितने पशु है कितने नहीं है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में कि कौन कौन से साइंस पार्क जो है वो राजस्थान में बन चुके हैं, ठीक है, कितने साइंस पार्क जो है विकसित हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आप ये भी देख लीजिएगा कि जो मेगा फूड पार्क्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, तो मेगा फूड पार्क जो है वो कहाँ कहाँ बन रहे हैं। जैसे बीकानेर में मेगा फूड पार्क जो है वो बन रहा है, तो मेगा फूड पार्क जो है वो कहाँ कहाँ बन रहे हैं। इसके अलावा स्पेशल जो क्लस्टर बनाए गए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा एक स्पेशल जो है वो जोन जो है वो भी घोषित किए गए हैं, जैसे और खुशखेड़ा भिवाड़ी जो है हमारा जो नया जोन बन रहा है, ठीक है, व्यापारिक जो जोन बन रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, मैथ्स और रीजनिंग जो है इसमें आप ज़्यादा अंदर भी ना जाए तो रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करें। तो रीजनिंग में कथन एवं मान्यताएं हो गई, कथन तर्क, इनकी आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। या तो RS अग्रवाल, मैथ्स तो आप RS अग्रवाल या फिर रामनिवास मथुरिया से कर लीजिए, ठीक है। और रीजनिंग की भी जो है वो रामनिवास मथुरिया की भी बुक भी आती है, और भी अच्छी अरिहंत की बुक भी आती है, तो आप किसी भी बुक से जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। या फिर किसी कोचिंग के आपको अगर नोट्स मिल जाते हैं तो उनसे आप जो है 2-2 4-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस तरह से होता है। तो अब इसमें संख्या अनुक्रम हो गया, ये सब जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है। दिशा ज्ञान परीक्षण हो गया, संबंधों से संबंधित प्रश्न हो गए, जो जितने भी रिलेशन होते हैं कि पापा की बहन की, तो ये काफ़ी है ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा इन पे अगर बिना डर से ये बिल्कुल फोकस होकर आप काम करेंगे ना इन पे, तो ये ईजिली हो जाएंगे। तो आप इनको जो है थोड़ा कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये वाला पोर्शन मैथ्स का है और ये वाला जो है वो रीजनिंग का है। तो मैथ्स में अगर हम अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, साधारण ब्याज, प्रतिबाद, इसमें प्रतिशत और समानुपात जो फर्स्ट और सेकंड टॉपिक है, ये सादा जो है वो अभी जोड़ा है पार्टनरशिप वाला। तो ये 2-4 टॉपिक जो है, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, प्रतिशत हो गया, ठीक है, और ये आरेख जो है ये हो गया, माध्यमिका, बहुलक, ये सब जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो है आप पढ़ लीजिएगा। अभी ये 3 टॉपिक जो है नए हैं, मान सकते हैं डिफिकल्ट है, माध्य, क्रमचय, संचय, प्रायिकता, जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है, मैं साइंस के स्टूडेंट जो है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो साइंस के बगैर स्टूडेंट है, हो सकता है उनको ये जो है 3-4 टॉपिक जो है वो कठिन लगे, लेकिन आप जो और टॉपिक है जो ईजी है उनको तो आप कम से कम करने की कोशिश करिए। तो ये टॉपिक जो है आप करिए। तो क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग से जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स से 10 और रीजनिंग से 10, तो दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो थोड़ा जितना आपसे हो सकता है उतना जो है आप जो टॉपिक कर सकते हैं वो करिए। हो सकता है जो टॉपिक आपने किया हो उसी से क्वेश्चन आ जाए, तो करिए ज़रूर आप। नेक्स्ट बात करते हैं हम लास्ट टॉपिक करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स में आता है, अगर टोटल हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान और इंडिया और वर्ल्ड से। उसमें भी राजस्थान से तो लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, और जो इंडिया और वर्ल्ड का जीके है उससे आ जाते हैं 16 क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। तो उसमें राजस्थान, इसमें एक आप ना खेलकूद संबंधी गतिविधियाँ, जिसमें अभी ओलंपिक्स जो हुए हैं, टोक्यो चाहे ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, उसमें राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ी और राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ी जो फेमस है, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनके बारे में आपको क्या है थोड़ा पढ़ लेना है।
वर्तमान में कोई भी चर्चित व्यक्ति है, कोई स्थान है, संस्थाएं हैं, ठीक है। तो ये करंट जो है आप लगभग 1 साल का तैयार कर लीजिए। अगर आपने पहले पढ़ा है तो उसको रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपने बिल्कुल भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो आप एटलीस्ट 6 मंथ का, यानी एग्ज़ाम से 6 मंथ का जरूर प्रिपेयर करें। जैसे एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है तो आप अप्रैल मार्च तक का जो है जीके जरूर तैयार करें, अप्रैल मार्च 2021 तक का। वैसे तो जुलाई 2020 है उससे लेकर तक का जीके जो है हमें, मतलब अक्टूबर तक, अक्टूबर का 1 महीना स्किप कर दीजिए, सितंबर तक का जीके जो है वो आप पढ़ लीजिए। तो 1 साल का जीके जो है आपको कम से कम पढ़ना है। और जीके के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्रोनोलॉजी ले सकते हैं, मूमल दोनों का, किसी का भी एक वार्षिक अंक निकलता है तो वार्षिक अंक ले लीजिए और सारा जो है उसे पढ़ लीजिए फटाफट जो आपको टॉपिक याद हो रहा है वो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार पढ़िए तो सही आप। ओके, तो इस तरह से जो है अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली जो है आप, जैसे कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस रहे, एक तो राजस्थान की जितना भी जीके है, चाहे हिस्ट्री हो, कला संस्कृति हो, भूगोल हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट हो, इस पे तो आपको फोकस रहना है, क्योंकि 52 क्वेश्चन, 60 भी जा सकता है रेशियो, तो 50 से 60 क्वेश्चन तो यहाँ से कवर हो जाते हैं आपके। उसके अलावा जो अगर अदर क्वेश्चन की बात करें तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ लीजिए, मैथ्स रीजनिंग पढ़ लीजिए, ठीक है, पॉलिटी, इंडिया की पॉलिटी पढ़ लीजिए। इतना भी पढ़ लेंगे तो क्या है, काफ़ी आपका सिलेक्शन जो हो जाएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 में से ऐसे क्वेश्चन लगभग 40 से 50 क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जो कोई भी सॉल्व जो है वो नहीं कर सकता है। कई बार ऐसा होता है, हाँ मैं ऐसा नहीं कह रही कि स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 40 से 50 क्वेश्चन तो बहुत टफ होते हैं। लेकिन बचे 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन में से आप 60-70 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें तो भी आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। क्योंकि आपको जो है नंबर ज़्यादा नहीं लाने हैं इसमें, केवल आपको एक क्वालिफाइंग करना है, आपको केवल एक बाउंड्री टच करके आना है कि हाँ मुझे बस सिलेक्शन करना है, ठीक है। और अगर आप सेवर साइड 100 मार्क्स लेकर आ जाएंगे तो आप एकदम सेफ साइड में होंगे। उसके अलावा नया जो है, आप 1 महीना बचा है एग्जाम का, बिल्कुल नया आप कुछ भी ना पढ़े, करंट अफेयर्स को छोड़कर बिल्कुल भी नया कुछ भी ना पढ़े। जो आपने पढ़ा है उसी को आप जो है रिवाइज करें, पुराने पेपर जो है उनको सॉल्व करें, क्योंकि कई बार क्या होता है रिपीट हो जाती है चीज़ें। और डेली टेस्ट दें प्री का, चाहे आप कितने भी क्वेश्चन निकाले, 50 क्वेश्चन निकाले, 10 क्वेश्चन निकाले, और बिल्कुल जो आरपीएससी पैटर्न जो है उसके बेस पर आप जो है वो क्वेश्चन निकाले। चाहे ऑनलाइन देखिए, टेलीग्राम पर भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। मैंने मेरे चैनल पर भी काफ़ी कुछ टेस्ट सीरीज़ के 5 टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अदर कोई यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन अच्छे मिल रहे हैं तो वहाँ से प्रैक्टिस करिए। मार्केट में प्रैक्टिस बुक भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस बुक लेकर भी आरएस प्री से रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो मेंस के लिए जो है वो बिल्कुल भी ना पड़े, कि अब पता अभी बिल्कुल 1 महीना बचा है, 1 महीना जो है वो आप बिल्कुल प्री पर फोकस करें, मेंस को बिल्कुल भूल जाए। मेंस का एक भी सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि अभी जो स्ट्रेटेजी होगी वो बिल्कुल प्री बेस होगी, क्योंकि प्री क्लियर नहीं होगा तो फिर मेंस का क्या ही मतलब। तो इसलिए आपको केवल प्री पे फोकस रहना है, ठीक है। और कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको ज़्यादा गूगल करके उस पर पीएचडी ना करें, ठीक है, डिटेल में ज़्यादा ना घुसे, ठीक है, उसमें के टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करें। वो टॉपिक जितना आ रहा है ठीक है उतना पढ़ लीजिए, किसी से फ़ोन पर डिस्कस करा तो कर लिया, अपना टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट ना करें, ओके, ठीक है। एग्ज़ाम में जो है हमेशा क्या रहे, बिल्कुल कूल रहना, आपको ऑप्शन को ध्यान से देखना है, और अगर 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, ठीक है, तब तो आप उसको अटेम्प्ट ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से आपके सही आंसर भी जो है वो क्या होता है, आपको सिलेक्शन नहीं करवा पाता है। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग जो है वो कम से कम करने की कोशिश करें। जो आंसर आपको सही लग रहा है और जिसमें आप एकदम श्योर है, पहले उन क्वेश्चन को जो है वो आप सॉल्व करें, और बार बार जो है चीज़ों का रिवीजन करें। अगर आपने अभी कुछ पढ़ा है तो उसका 1 वीक बाद या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जो है रिवीजन जरूर से करें, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आपको फॉलो करना है। आई होप जो मैंने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करा है आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने हर बार इसी तरीके को जो है फॉलो करा है, हर बार जो है वो प्री क्लियर करी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।